बच्चे जो टॉपिक समझना चाह रहे थे ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसके साथ भी इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको देखते हैं कि इसका अगर हमने फार्मूला ड्राइव करना है तो कैसे होता है। ठीक है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हम इसमें हमने ये कहा था कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो के अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। और यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये जो अल्फा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंशियल सर जी, ए कौन सा एक्सेलरेशन है? ए वाला, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सर और वो ये कौन जो सी होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है कि आपके पास अलोंग द टेंजेंट है लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, हम ओके सर, सिंपल। ओके ठीक सर। है, और जब बॉडी रोटेट कर रही होती है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ये अल्फा ये वाला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल है और एंगुलर है, या लीनियर एंड एंगुलर है, इस तरह समझ लें। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए है ये बराबर होता है आर अल्फा के। अब जब भी आपने किसी भी लीनियर एंगुलर क्वांटिटी को लीनियर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली वो जो आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या रेडियस, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आर से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी, एंगुलर को आर से मल्टीप्लाई किया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे इस ए की जगह हम पुट कर सकते हैं आर अल्फा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम, और इस ए की जगह उसकी वैल्यू आर अल्फा पुट कर दी हमने। अब हमें पता है कि जो टॉर्क का फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, आर एफ साइन थीटा होता है, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो आर एफ बन जाता था। ये फार्मूला हमारे पास बनता था, टॉ इज इक्वल टू आर एफ। ठीक है, एंगल 90 होने की वजह से हम आर एफ लिखते हैं। तो इस चीज का मतलब ये हुआ कि इस एफ की वैल्यू को इस टॉर्क में पुट करें। अब एफ की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, एम आर अल्फा। तो टॉर्क किस चीज की को आ जाएगा, आर पहले से था, एम आर अल्फा, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्र अल्फा। अब मैंने उस दिन आपको बोर्ड क्लास पे मैंने बताया था क्या चीज, बेटे मैं रिपीट कर देता हूँ। एफ इज इक्वल टू एम ए था। ठीक है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट की आर अल्फा, तो ये बन गया एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। अब टॉर्क का फॉर्मूला लगाया, टी इज इक्वल टू आर एफ। तो एफ की जो वैल्यू निकाली हुई थी इस एफ की जगह हमने पुट कर दी, ये आ गई आपके पास। तो ये बन गया टी इज इक्वल टू आर इंटू एम आर ए। अब ये आर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर स्केयर हो गया, तो ये बन गया एम आर स्केयर एल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्केयर एल्फा। ये जो यहाँ पे एम आर स्केयर है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एम आर स्केयर को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। वेयर आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एम आर स्केयर की जगह आप आई पुट कर सकते हो, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला चेंज होकर आई अल्फा हो जाता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं, है क्या चीज। हम इस चीज को बोलते हैं कि कोई भी बॉडी है जो कि रोटेशनल या एंगुलर मोशन कर रही है, तो उसको कितनी रेजिस्टेंस मिलती है, कितनी हिंड्रेंस मिलती है जब क्या करना चाहती है, वो चेंज इन स्टेट करना चाहती है। सिंपल इनर्शिया को भी हम यही कहते थे ना, कि एक बॉडी जो अपनी चेंज इन स्टेट है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ अपोजिशन करती है, रेजिस्टेंस करती है ड्यू टू इट्स मास। ठीक है, इनर्शिया ये होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करते हैं तो ये हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की। तो हम कहते हैं द मेजर ऑफ हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय रिजिड बॉडी अगेंस्ट एंगुलर मोशन। कि एंगुलर मोशन में जो वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है या रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देता हूँ। मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करें, क्योंकि बुक में ये वाली डेफिनेशन मौजूद नहीं है, बुक में ये मैथमेटिकल फॉर्म वाली डेफिनेशन मौजूद है। तो मैंने पहले कहा था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस चीज को जरा समझ लेते हैं। ये फार्मूला था आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखें, मास तो मुझे क्लियर हो गया कि ये बॉडी है जिसका मास एम है, और ये एक एंगुलर मोशन यहाँ पे प्रोड्यूस परफॉर्म कर रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये आर कैसे मेजर होता है। ठीक है, ये आपके पास पीवट होता है। ठीक है, ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट से इस बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है हमेशा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम अगर यहाँ तक इस पॉइंट बॉडी तक का जो डिस्टेंस लूंगा वो आर कहलाएगा। तो हमने क्या किया, इस मैस को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया,
इस डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो आई क्या आ गया, एम आर का स्क्वायर। तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फार्मूला आ गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसका दूसरा नाम होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ द मास। अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो बुक में इस तरह की डायग्राम बनी हुई है। अब रिजिड बॉडी को समझ लें होती सर जी क्या वो लास्ट वाली स्क्रीन शो करिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, उसका अभी ले नोट नहीं किया। मैं स्क्रीनशॉट ले ली। ओके सर। अच्छा, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहें रिजिड बॉडी का, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसमें मैंने दो उसकी स्टेट शो की हैं, एक स्टेट ए है और दूसरी स्टेट बी है, ठीक है। ए में देखें वो एक अपनी इनिशियल पोजीशन पे पड़ी है, बी में वो कुछ एंगल थीटा कवर करते हुए आगे मूव कर जाती है। देखिए इसको मैंने जस्ट टिल्ट कर दिया, कितने एंगल पे, कुछ एंगल पे, मतलब उसने एंगुलर मोशन किया, कुछ ना कुछ उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इन दोनों पोजिशन में हमने अगर इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, अब कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। ये मेरे पास जो पॉइंट है ओ, ठीक है, ये वाला भी ओ पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है दोनों केसेस के अंदर। ये आपके पास इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक मैस हमने ये कंसीडर कर लिया M1, M2, M3, M4, ये चार मैसेज हैं, M1 है, M2 है, M3 है एंड M4 है। अब आप लोगों ने याद रखना है रिजिड बॉडी से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर ये मैस है। देखिए M1 का डिस्टेंस और है, M2 का और है, M3 का डिस्टेंस और है, और M4 का डिस्टेंस और है। डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर जो ये जो मैसेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर हो गई इस चीज का मतलब, हर इस स्मॉल मास के लिए, इस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करना है। हमने टॉर्क का फार्मूला, मैं आपको दोबारा से वो स्लाइड्स दिखा देता हूँ। हम पहले ड्राइव कर चुके थे, स्टार्ट में हमने पहली डेरिवेशन ये की थी, टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। अब हमने हर पोर्शन के लिए अलग अलग टॉर्क निकालना है उस केस में रिजिड बॉडी में, तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे हम। देखिए अगर मैंने मैस M1 के लिए टॉर्क निकालना है तो वो बनेगा M1 R1 का स्क्वायर एल्फा 1। सिमिलरली सेकंड के लिए M2 के लिए निकालना है तो टार2 इज इक्वल टू M2 R2 का स्क्वायर एल्फा 2। एंड जर्नली अगर लिखना चाहे फार्मूला, तो किसी भी पैच का आपने टॉर्क निकालना है तो TN या टॉ एन की जगह 1 2 3 4 5 जितनी आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन ली, MN RN का स्क्वायर इंटू एल्फा एन। अब रिजिड बॉडी के लिए आप लोगों ने याद रखना है, रिजिड बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ये सेम ही रिजिड बॉडी का हिस्सा है ये सारे मैसेज, तो जिस वेलोसिटी के साथ, जिस एक्सेलरेशन के साथ रिजिड बॉडी ने रोटेट करना है, सेम ये मैसेज भी तो उसी एक्सेलरेशन के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। इस चीज का मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जितने भी उनके एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सारे क्यों होने, सेम होने। अब each small mass within a large rigid body undergoes the same angular acceleration about the pivot, क्योंकि वो सेम रिजिड बॉडी के साथ है। सो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे बराबर हैं, इनको हमने क्या कह दिया, अल्फा का नाम दे दिया। तो इस चीज का मतलब अगर मैं टोटल टॉर्क निकालना चाहता हूँ तो इन सबको ऐड किया, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर M3 R3 का स्क्वायर प्लस MN RN का स्क्वायर, और अल्फा 1 अल्फा 2 कॉमन ले लिया तो वो अल्फा के इक्वल था, तो वो आ गया बाहर अल्फा। अब इन सारी चीजों को जो सेंटर में मौजूद है, इन सबको अगर मैं ऐड करूं, M1 R1 का स्क्वायर, ये पहली मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये nth का, तो ये तो मेरे पास ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बन जाएगा। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने सिग्मेशन लगा दी है इन सब के ऊपर। कैसे सिग्मेशन लगाई है, मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दी MI RI का स्क्वायर। अब इस चीज को समझे, मैंने कहा आई की वैल्यू इसमें अगर मैंने सिग्मेशन करनी है तो मैंने कहाँ से शुरू करनी है,
1 से शुरू करनी है। मतलब इसकी मतलब ये है कि मैं पहले m1 r1 का स्क्वायर फाइंड करूंगा, ये वाली वैल्यू, उसका एक आंसर आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू अपडेट होनी है और कहाँ तक जानी है, ऊपर वैल्यू मैंने बताई है n वैल्यू तक, मतलब यहाँ तक जानी है। तो पहले i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, i m1 r1 का स्क्वायर, फिर अब इसकी वैल्यू अपडेट होके नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, m2 r2 का स्क्वायर, अब इसका भी आंसर आ जाएगा। फिर i की वैल्यू अपडेट होके 3 होगी, m3 r3 का स्क्वायर, फिर i की वैल्यू अपडेट होके 4 होगी। इन सब के अलग अलग आंसर आएंगे और ये कब तक ये आंसर हमें बताता रहेगा, जब तक nth वैल्यू नहीं आ जाती। उसके बाद हमने दरमियान में क्या लगाया, सिग्मा लगाया। सिग्मा क्या कर देगा, जितने भी इसने आंसर निकाले होंगे, जो हमने लूप लगाया कि 1 से n तक, उन सबको इसने ऐड कर देना। इन सबको ऐड करके जो आंसर आता है वो क्या आता है, आई आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाता है कि आप सिर्फ इन 3 वैल्यूज को ऐड करें, 1 2 और 3 को, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से शुरू करता और n की जगह क्या लिख देता, 3 लिख देता। फिर वो पहले m1 r1 का स्क्वायर फाइंड करता, फिर m2 r2 का, फिर m3 r3 का स्क्वायर, फिर एट द एंड इन तीनों को ऐड करके सिग्मेशन की फॉर्म में मुझे आंसर दे देता। अगर मुझसे कहा जाता दूसरे और तीसरे को जमा करें, तो मैं i इज इक्वल टू 2 से शुरू करता और n खत्म टर्मिनेट कहाँ पे करता, 3 पे। तो याद रखना ये वाली वैल्यू आपको बताती है आपने इनिशियलाइज कहाँ से करना है, और ये ऊपर वाली वैल्यू हमें क्या बताती है कि लिमिट एंड कहाँ पे होगी, आपने टर्मिनेट कहाँ पे करना है। इन सब के अलग अलग आंसर निकाल के उन सबको इसने क्या कर देना है, सिग्मेशन मतलब सम कर देना। जी सलमान बेटे। सर ये एम आई और आर आई का बता दें बेटे क्या? ये मैंने एक जर्नल लिख दिया है कि एम आई आर ए का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं आई नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ एम ए आर ए का स्क्वायर। बस यहाँ पे मैं फिर क्या लिखूंगा स्टार्ट करने के लिए, ए इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात? जस्ट ये तो एक ओके सिंबल है सर। ना, ठीक है। आपने यहाँ पे जर्नल एक फॉर्म में लिख दिया, तो बुक ने आई की फॉर्म में लिखा हुआ था, इस वजह से हमने जर्नल उनको आई लिख दिया। आप एन, हम नॉर्मली हम एन यूज करते होते हैं, तो आप एन भी लिख सकते थे, एम एन आर एन का स्क्वायर। अब एन इस वजह से नहीं लिखा कि एन मेरे पास पहले से मौजूद था यहाँ पे, इस वजह से डिफरेंट करने के लिए एक जर्नल पैच आई कंसीडर किया। और आई की वैल्यूज अब जब ऐड करनी है तो यहाँ पे आई की वैल्यूज ने अपडेट होते जाना। आप इसकी जगह एक्स लिख लें, आसान वर्ड है, एम एक्स आर एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब वैल्यू शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे, एक्स से करेंगे। ये जर्नल है आप डिनोट करने के लिए। तो इस चीज का मतलब इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। देखें क्या बनेगा, तो टोटल टॉर्क इस चीज के इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह आई आ गया और अल्फा पहले से था, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, शो दैट टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे करना था इसको, एक स्टेप पीछे जाते हैं। हम यहां से शुरू करेंगे, ये डायग्राम बनानी है, बुक में ये बनी हुई है। टॉ 1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, अल्फा 1 टॉ 2 इस चीज के इक्वल, एंड सो ऑन n तक ही होगा। फिर हमने इन सब का, मुझे तो टोटल टॉर्क चाहिए, तो t1 t2 t3 t4 अप टू tn सबको ऐड कर देना है। तो टोटल टॉर्क का फार्मूला हमने लिखना है, टोटल टॉर्क किस चीज के इक्वल आ जाएगा, इन सब चीजों के इक्वल आ जाएगा। जस्ट किया क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो इक्वल थे, इस वजह से उसकी जगह क्या लिख दिया, बाहर कॉमन लेके अल्फा लिख दिया। फिर हमने कहा कि इन सबको अगर मैं सिग्मेशन लेता हूँ तो ये आई के इक्वल आ जाता है, तो हमने ये सिग्मेशन वाला फार्मूला बताया, तो टॉ इज इक्वल टू क्या आ गया, आई अल्फा। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जस्ट एक बात बतानी जरूरी है कि रिजिड बॉडी में डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो सब के लिए क्या होता है, सेम होता है, इस वजह से एक्सेलरेशन सेम था। यूनिट्स, अब ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट मैंने उस दिन भी बताया था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन मैस, और लेंथ एल का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना। अब ये आपके पास दो सिलेंडर्स हैं साइड इंफॉर्मेशन में, एक सिलेंडर ये है और दूसरा सिलेंडर ये है, और इनके हमने जो मैसेज लिए हैं दोनों के इक्वल है, लेकिन डिफरेंट क्या है, दोनों के डाया में डिफरेंट है, ठीक है। इसका डाया देखें कम है और इसका डाया क्या है, ज्यादा है। तो आप लोगों से ये पूछा जाए कि इनमें से रोटेशनल जो इनर्शिया है वो किसका ज्यादा होगा, तो रोटेशनल इनर्शिया जिसका डाया ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। तो द वन विद द लार्ज डायमीटर हैज द ग्रेटर मोमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये दो फिगर्स हैं, ठीक है। और इन दोनों में आपको बताया जाए कि जी जो ए वाली बॉडी है इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, डेफिनेटली जिसका डाया ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 हमने फार्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है।
दो फैक्टर्स मैंने लिखे, एक तो मैंने लिख दिया कि मास ऑफ द बॉडी, m तो मुझे समझ में आ गया कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, m तो मास ऑफ द बॉडी है। दूसरा था r के बारे में, r को हमने अभी कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन वो कब है, जब आपके पास बॉडी एक हो, ठीक है। लेकिन जब आप रिजिड बॉडी कह लेते हैं और उसमें डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो फिर उस r को हम क्या कहते हैं, उस r को, ये मैं आपको दोबारा से फिगर शो करवा दूं, ये वाली चीज देखें, एक आर ये है, एक आर ये है, एक आर ये है, एक आर ये है, तो फिर इस आर को अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं कहते, बल्कि हम इस आर को क्या कहते हैं, आर मुझे क्या बता रहा है कि डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर कितना मैस पड़ा होगा, तो हम कहते हैं मैस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पिवट और एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो फिर आर की, ये जो आर हमने लिखा था, इसका नेम चेंज हो जाता है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने की बजाय हम कैसे बताते हैं, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द मैस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रिपीट, वापस आते हैं हम। तो टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर वन मास ऑफ द बॉडी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस चीज का मतलब ये वाली चीज क्या है, आर है, तो ये आर के बारे में आप लोगों से कभी भी किसी इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर होता क्या, आर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास में क्या है, कल मैंने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, मैंने लिख दी है। हमने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन लीनियर मोशन। अब मास लीनियर मोशन में क्या करता था, मास रिस्पॉन्सिबल था लीनियर मोशन में इनर्शिया का, ठीक है, मतलब बॉडी की स्टेट में चेंज, वो स्टेट उसकी रेस्ट की थी या यूनिफॉर्म मोशन की थी, उसमें चेंज के खिलाफ मजामत करता था, अपोज करता था, हिंड्रस करता था, वो था लीनियर मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही काम कहाँ पे करता है, एंगुलर मोशन के अंदर। तो एंगुलर मोशन में भी स्टेट के खिलाफ जो चेंज है, जो चेंज इन स्टेट के खिलाफ जो ऑपोजिशन है, वो किसने करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करनी है। अगर लीनियर मोशन में होता तो हम कहते हैं यही ऑपोजिशन मैस कर रहा होता है, और अगर एंगुलर मोशन है तो वही ऑपोजिशन कौन कर रहा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। तो सेम, जब भी सिग्निफिकेंस पूछी जाए तो आपने ये वाली लाइन लिख देनी। अब इक्वेशन टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा is the rotational analogous of Newton's second law F is equal to ma। अब ये rotational analogous चैप्टर 2 में भी पढ़े थे, हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि ये rotational analogous कैसे है। देखें, फोर्स का rotational analogous होता है टॉर्क, ये हमने टॉर्क वाले आर्टिकल में पढ़ा था, टॉर्क इज द rotational analogous of फोर्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, टॉर्क इज द rotational analogous of फोर्स। ये टॉर्क वाले आर्टिकल के लास्ट पैराग्राफ की ये लाइन लिखी, इस चीज का मतलब टॉर्क को इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन हमने शो करना है तो इन टर्म्स ऑफ एफ लिखते हैं, या एफ को इन टर्म्स ऑफ रोटेशन लिखना है तो टॉ लिखते हैं। फिर एफ इज इक्वल टू एम है। अब यही मैस वाला काम, मैस तो लीनियर है, मैस वाला काम एंगुलर मोशन में कौन परफॉर्म कर रहा होता है, अभी हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी जगह आई लिख दिया। और ये वाला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन है, इसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन एंगुलर में कौन सा आता है, एल्फा आ जाता है। तो ये आपके पास टॉर्क और न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ की है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये एमसीक्यू में याद रखना है। तब एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं आता, मतलब एमसीक्यू आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, वहां पे एफ इज इक्वल टू एम ए का ऑप्शन भी है और टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा का भी ऑप्शन। अब बच्चे ने जब न्यूटन सेकंड लॉ कहना है, बच्चे ने समझना बड़ा आसान है, एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन उसने रोटेशनल मोशन बोले, तो रोटेशनल मोशन में टॉ इज इक्वल टू क्या आएगा, आई अल्फा आएगा। अब ये डिफरेंट एमसीक्यूज बुक में, दोबारा जी बेटे, बेटे दोबारा कहिएगा। सर वो स्क्रीनशॉट देना है, दे सर, ठीक है, ओके चलिए। जी सर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रेलिवेंट ना आपकी साइड इंफॉर्मेशन में एक डायग्राम्स बनी हुई हैं, यहां से एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल एक थिन रॉड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है इसकी लेंथ ऑफ द रॉड, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिल्कुल सेंटर के ऊपर। तो हम अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो कैसे कहते हैं, हम कहते हैं 1/12 ऑफ m इंटू एल का स्क्वायर। इसी तरह थिन रॉड और हुप का, अब ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं,
आपके पास थिन रिंग है या हुप है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। और अगर आपके पास सॉलिड डिस्क आती है, ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए करेगा क्या, वो हाफ की जगह 0.5 mr स्क्वायर भी समटाइम लिखता है, तो ये भी याद रखना आपने, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हाफ mr का स्क्वायर, और एक स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr का स्क्वायर। तो ये स्पेशली ये 4 वैल्यूज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एलिमेंट, जो कि ये इनमें से ये जो आखिरी 3 है ये तो हमारी न्यूमेरिकल को जब हमने सॉल्व करना उसमें भी यूज होनी है, और पहले वाला यूजली एमसीक्यू पूछा जाता है, बाकी भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से फर्दर वो बड़े ट्रिकी किस्म के एमसीक्यू बनाता है। वो कैसा बनाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक एमसीक्यू ये बनाता है कि आपके पास जो सॉलिड डिस्क है और जो हुप है, या डिस्क और हुप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो क्या होती है। तो डिस्क का हमारे पास हाफ mr स्क्वायर है, हुप का mr स्क्वायर, तो हाफ mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर, mr स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो डिस्क और हुप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो 1/2 होती है या 0.5 होती है। उल्ट भी पूछ सकता था वो, और ये भी कह सकते हैं रिंग और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग mr स्क्वायर और ये हाफ mr स्क्वायर है, mr स्क्वायर और हाफ ऊपर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। तो अगर उल्ट पूछेगा तो 2 आएगा, और अगर इस तरह से ऊपर की तरफ पूछता है कि डिस्क 2 रिंग क्या है तो 1/2, और रिंग 2 डिस्क पूछता है तो ये रेशियो 2 होती है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसको भी आपने माइंड में रखना है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर वो लास्ट